नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। सत्ता के महासंग्राम में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट पर इस बार भी दिलचस्प मुकाबला है। 2019 में यहां पर भाजपा की जीत हुई थी। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर को मात दी थी। आजादी के बाद से इस लोकसभा सीट पर 17 बार आम चुनाव और 1 बार उपचुनाव हुआ, जिसमें 10 बार कांग्रेस पार्टी और 6 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि जनता पार्टी और जनता दल की एक-एक बार जीत हुई है। दुर्ग लोकसभा सीट क्षेत्र में 2 जिले दुर्ग और बेमेतरा की 9 सीटें हैं, जिसमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिरवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ शामिल है। हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने दुर्ग लोकसभा की 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, रिकेश सेन, साथ ही डोमन लाल कोरसेवाड़ा, ईश्वर साहू, दीपेश साहू और दयालदास बघेल विजयी रहे। वहीं कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही, जिसमें भिलाई नगर में देवेंद्र यादव और पाटन में भूपेश बघेल ने जीत हासिल की। दुर्ग लोकसभा सीट पर साहू कुर्मी जाति का दबदबा है। आपको बता दें कि आबादी में साहू समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% है और कुर्मी मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 22% है। इसके अलावा यादव और सतनामी समुदाय भी करीब 15% है, जो समीकरण को बिगाड़ देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कुर्मी उम्मीदवार पर दांव लगाया था। दुर्ग लोकसभा सीट के पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल विजयी रहे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर को हराया था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी की सरोज पांडे को मात दी थी। इससे पहले 2009 में बीजेपी की सरोज पांडे ने कांग्रेस के प्रदीप चौबे को हराकर 9,954 के मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बघेल दुर्ग से लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। उन्हें पार्टी ने दूसरी बार लगातार इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में वो पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए संयोजक की भूमिका में भी थे। कांग्रेस ने साहू समाज से राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया है। दुर्ग में 7 मई को मतदान है। अब देखना है कांग्रेस का जाति कार्ड असर करेगा या भाजपा के हिंदुत्व की पताका फिर से फहराएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया। अगर दुर्ग संभाग की बात है तो दुर्ग संभाग और दुर्ग लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। तमाम समीकरण जो जातिगत लगाए जा रहे हैं वो मिथक साबित होंगे, क्योंकि दुर्ग में जो हमारे विजय बघेल जी खड़े हैं वो एक योद्धा की तरह है। मोदी जी की गारंटी की गारंटी है। और यदि हम बात करें कि मतदाताओं का रुख, युवा मतदाताओं का रुख, महिला मतदाताओं का रुख, जो हमने तमाम जो देश देख रहा है पिछले 10 वर्षों से, और हमारी विष्णुदेव जी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दुर्ग के मतदाताओं के ऊपर है। यह सौभाग्य की बात है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में बहुत पढ़े लिखे जागरूक एक लोकसभा क्षेत्र है। और वहाँ पर जिस प्रकार पिछले बार मिथक टूटा था, कांग्रेस का गढ़ था, सारे कांग्रेस के तमाम लोग जीते हुए थे, उसके बावजूद भी हम वहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो इस बार स्थितियाँ उससे भी बेहतर है और इस प्रकार से हम दुर्ग लोकसभा का चुनाव लंबे मात्रा से मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई सुबह की बात नहीं है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजेंद्र साहू जी को वोट देने के लिए लालायित है। राजेंद्र साहू उस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। जिला सहकारी बैंक के रूप में एक गांव तक उनकी पैठ है और हर वर्ग का, हर समाज का, साहू समाज से तो आते हैं, साहू समाज का तो उनको समर्थन मिल ही रहा है। इसके अलावा अन्य समाजों का, कुर्मी समाज का, ब्राह्मण समाज का, वणिक समाज का, निषाद समाज का, हर समाज का समर्थन राजेंद्र साहू के साथ है। युवा प्रत्याशी हैं और जुझारू प्रत्याशी हैं, जनता के हितों के लिए हमेशा काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की वहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता एक एक घर जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सेक्टर, जोन, विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, लोकसभा समन्वय समिति, सारे के सारे नेता पूरी तरीके से मुस्तैद है और हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे।
तो देखिए, दुर्ग लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि दुर्ग लोकसभा सीट काफी खास है क्योंकि यहाँ के राजनीतिक समीकरण को समझा जाए तो देखिए यहाँ पर साहू समाज का काफी ज्यादा वर्चस्व माना जाता है और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने साहू समाज पर भी फिर से दाव लगाया है। लेकिन क्या ये दाव कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सही साबित होगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी यहां पर जीत हासिल करेगी? इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी से राहुल टिकरिया, कांग्रेस से शालिनी रामटेके और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा आपसे कुछ ही देर के बाद में हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शालिनी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बीजेपी इस बार 400 पार के साथ ही दुर्ग में ये कह रही है कि इस बार 6 लाख के पार, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? जी, कांग्रेस की तैयारियां बहुत सारी हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके सामने मुद्दों को रख रहे हैं कि उनका क्या हक है और जो जो बीजेपी ने उनसे छलावा किया है उन सारे चीजों के बारे में उनसे बातें कर रहे हैं और लोग भी इस बार उत्सुक दिख रहे हैं। जिस तरह बीजेपी के सांसद इतने सालों तक गायब रहे हैं और जब उनसे मिलने जाया जाता है तो उन्हें धुतकार दिया जाता है, कभी कई बहाने कर दिए जाते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई हुई थी। बहुत कई बार स्टूडेंट ने भी इस पर भी धावा किया था, हल्ला बोला था कि हमारे सांसद कहाँ गायब है 5 साल तक। जब चुनाव आता है तब वो नजर आते हैं, बाकी समय के लिए वो कहाँ गायब हो जाते हैं। कोरोना में भी वो नजर नहीं आए थे। उनके स्टूडेंट को जब उनकी जरूरत थी तो वो गायब हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार सत्ता और काया पलट हो सकती है। अब देखना यह है जनता क्या चाह रही। जी बिल्कुल, तो जनता ये फैसला करेगी। ठीक है, राहुल जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से सीधा कहा जा रहा है कि जो भाजपा के सांसद हैं वो दुर्ग क्षेत्र में भ्रमण ही नहीं करते हैं, वहां पर विकास नहीं हो रहा है, तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ठप पड़ी हुई है। जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ की इस बार 11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली हैं। 2 सीटें जरूर कांग्रेस के पास पूर्व में गई थी, लेकिन इस बार वो दोनों सीट भी आएगी। और दुर्ग लोकसभा के विषय में मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है दुर्ग लोकसभा, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं है। और मैं आपको बता दूं, विजय बघेल जी वो योद्धा है जिन्होंने अभी की सरकार को जिस प्रकार से वो भाजपा का गढ़ कैसे है? यहाँ पर ताम्रध्वज साहू भी 2014 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा का गढ़ है? बिल्कुल मैं ताराचंद साहू जी के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और आपको मैं बता दूं, पूर्व के जब लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2018 में मात्र 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास बची थी विधानसभा की, लेकिन हमने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता। और दुर्ग लोकसभा एक ऐसा सीट था जहां की जो लीड है 4 लाख गई थी, मतलब 4 लाख मतों से हम चुनाव जीते थे। आप देखिएगा ये जो मत की संख्या है बढ़ेगी, करीब हमारा टारगेट 6 लाख का चल रहा है। और ताराचंद साहू जी के बाद ये एक अभेद गढ़ है। एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ताम्रध्वज साहू जी पर बीच में जीते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व में पिछले चुनाव में जनता ने 4 लाख वोटों से पुनः भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया, विजय बघेल जी को चुनाव जिताया है, वो बतलाता है कि हम इस बार 6 लाख पार जाएंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है। और मोदी जी की गारंटी के तहत बड़े बड़े वादे, चाहे महतारी वंदन योजना का विषय हो, चाहे किसानों को राशि देने का विषय हो 3300 रुपए प्रति क्विंटल के दर से, चाहे 2 साल का हमारा पुराना बोनस का विषय हो, लगातार जो मोदी जी की गारंटी है वो पूरी हुई है। राहुल जी, यहाँ पर मोदी जी की गारंटी तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मूलभूत बातों की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर ना साफ सफाई को लेकर काफी ज्यादा परेशानियां हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। तो इन समस्याओं से किस प्रकार से निपटा जाएगा? अब बिल्कुल पानी के विषय में मैं बता दूं, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों तक जिस प्रकार से जल जीवन मिशन का नल पहुंचाने का काम अभी प्रारंभ है, बिल्कुल वर्क इन प्रोसेस है। काम हर गांव में चल रहा है, प्रत्येक गांव में चल रहा है, अधिकांश गांव में तो कंप्लीट हो चुके हैं काम। जाहिर सी बात है, अगर गांव में काम कंप्लीट हो चुके हैं तब भी ऐसी शिकायतें क्यों आ रही? क्योंकि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं। अगर दुर्ग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दूषित जल को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है, बेरोजगारी यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं। लगातार यहाँ की जनता इन्हीं सवालों पर जवाब पा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। देखिए अनुपमा जी, पानी का जो विषय है, गर्मी आते ही कई जगहों पे समस्याएं प्रारंभ हो जाती है।
ये सिर्फ आज का नहीं है, कई दिनों से चला रहा है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी तो की जो यही सोच है, सवाल तो आम पानी जनता भी कर रिजर्व रही है ना करके, भाजपा से नहीं, कि नहीं, ऐसा आपको काम अगर क्या है, सांसद अनुपमा आपकी जी, पार्टी को सांसद अनुपमा बनाया जी, जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं से निजात तो मिलनी बिल्कुल चाहिए। मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार रही है महज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को रोक के रखा था। चाहे 4 साल तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रोकने का विषय हो, चाहे जल जीवन मिशन का विषय हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस पर तेजी से काम हो रहा है। निसंदेह आप देखिएगा, डबल इंजन की सरकार है, घर घर तक पानी पहुंचेगा, ये शिकायतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, जी। लौटूंगी आपके पास में। नागेंद्र जी हमारे साथ में अब जुड़ गए हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। नागेंद्र जी, यहाँ पर अगर जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो देखिए 2014 में ताम्रध्वज साहू पर कांग्रेस ने दाव खेला था और जीती भी थी। अब एक बार फिर से साहू समाज पर यहाँ पर दाव लगा रही है कांग्रेस। तो क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से जहां पर भाजपा ने विजय बघेल पर विश्वास जताया तो वहीं पर एक बार फिर से यहाँ पर साहू समाज को आगे किया है? तो क्या लगता है कि अगर सियासी समीकरणों को समझा जाए तो दोनों ही पार्टी में से कौन सी पार्टी जीत सकती है और किसका ज्यादा प्लस पॉइंट होगा इस चुनाव को जीतने में? देखिए, इस चुनाव में यह कह पाना तो अभी मुश्किल है कि वो जीत की होगी, क्योंकि संघर्ष बड़ा कठिन है यहाँ पे जी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साहू समुदाय की जो संख्या है समाज की, वो अच्छी खासी है और वो कुर्मी समाज से निसंदेह ज्यादा है। जी। जब आपने बात करी है तो ताम्रध्वज साहू जब जीते उस बार उनका मुकाबला बीजेपी के सरोज पांडे से था जी। और वो उस समय निश्चित रूप से उनका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनसे एक चूक जो हुई थी मंच में, उससे थोड़ा सा दिक्कत जो पैदा हुई थी बोलने में, तो वो उस घटना ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि साहू समाज एक हो गया था और उसने एक तरफा वोट समय किया था और ताम्रध्वज साहू को निसंदेह उसका फायदा मिला था। आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इस क्षेत्र में विकास को लेकर तमाम बातें हो रही है। ये क्षेत्र शुरू से ही मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे विकसित क्षेत्र ही माना जा सकता है। संयुक्त मध्य प्रदेश के दौर में भी चीफ मिनिस्टर मोतीलाल वोरा जो है वो इसी दुर्ग से ही आते थे, तो उस दौरान उन्होंने काफी लंबे समय तक के यहाँ पर विकास की जो गाथा लिखी है, यहाँ की कनेक्टिविटी, सड़कों की बहुत अच्छी डेवलपमेंट, शहरों को एक तरीके से ये भोपाल के बाद दूसरी राजधानी का दृश्य उत्पन्न होता था। तो निसंदेह वो चीजें तो यहाँ मेंटेन है और लगातार अभी भी चल रही हैं। अब बात करें इस चुनाव में, तो इसमें दो कद्दावर नेता जो कांग्रेस से जीते हैं, एक देवेंद्र यादव और दूसरे जीते भूपेश बघेल, और वो दोनों इस लोकसभा चुनाव में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से संसद के लिए प्रयासरत है। एक तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल और बिलासपुर से देवेंद्र यादव। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट भी इस चुनाव में पड़ रहा है कहीं ना कहीं से। और लेकिन नागेंद्र जी, ये भी तो देखिए कि अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत हासिल करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस हार चुकी थी और लाखों वोटों से, करीब 4 लाख वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि 9 विधानसभा सीटों में से केवल 2 विधानसभा सीटें ही कांग्रेस के पास में आई थी। जैसे कि भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, देवेंद्र यादव की बात कर ली जाए, तो ये दोनों को ही लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया है। यानी कि जो दिग्गज नेता है, जो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते थे और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग सकते थे, वो खुद ही उन्हीं की साख बचाने में लगे हुए। ऐसे में क्या लगता है कि जो राजेंद्र साहू है, क्या उन्हें एक सपोर्ट मिल पाएगा दिग्गज नेताओं का? क्योंकि भाजपा की बात करें तो भाजपा के हर एक नेता का सपोर्ट कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को, भाजपा प्रत्याशियों को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा अपने में ही उलझी रहती है। बिल्कुल अनुपमा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। इस चुनाव में हम यही देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है वो खुद उलझे हुए हैं और तमाम जो बात हो रही है वो एक तरीके से बैकफुट में बचाव की मुद्रा ज्यादा नजर आ रही है। और ये सीटें जो है वो बचाने की पूरी कोशिश तो कर रही हैं और साहू समाज को एक साथ एकजुट करने का पूरा प्रयास भी मुझे लगता है कि किया जा रहा है, लेकिन इसका कितना फायदा उठा पाती है कांग्रेस को वोट में बदल के, ये बहुत ही रोचक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें 19-20 वाली स्थिति अभी के हालात में बन रही है, लेकिन फिर भी
कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का जो प्रचार प्रसार है वो ज्यादा भारी पड़ता है, और शहरी क्षेत्रों में तो कम से कम मतदाता जो है तो उनकी जो चीजें हैं वो बातचीत में एकदम स्पष्ट सामने नहीं आ पाती, लेकिन गांव के क्षेत्रों में लोग अपना मत जो है वो स्पष्ट बनाते हैं, कई बार दिल खोल के भी बोलते हैं। तो उनका बिल्कुल, और कहना ग्रामीण यही क्षेत्र है- की ये बात बहुत अच्छी रहती है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों को हटाकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे, मूलभूत सुविधाएं हैं, विकास है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जवाब करते हुए भी नजर आते हैं, और इसकी एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी है या पार्टियां हैं उनसे जताते हुए भी नजर आते हैं। लौटूंगी आपके पास में नागेंद्र जी, शालिनी जी का रुख कर लेती हूँ। शालिनी जी, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो देखिए, विजय बघेल ने करीब 3,91,000 से ज्यादा वोटों से ये जो चुनाव था वो जीता था। इस बार क्या करेगी कांग्रेस, कितनी ज्यादा मुश्किलें यहां पर है, और उन चुनौतियों से किस प्रकार से कांग्रेस लड़ने वाली है? क्या कुछ रणनीति इस बार कांग्रेस की होगी? जी अनुपमा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ऐसे सांसद है जो 5 साल तक गायब थे। अब ये नल जल की बात करें, जैसे आपने कहा कि पानी की समस्या है, ये फिर मुकर गए। ये कह रहे हैं कि नल कनेक्शन बिछ गया है, केंद्र से परमिशन नहीं मिला। तो भाई, आपके वहां सांसद है, जिस जगह पे आपके सांसद है, वो अभी तक 5 साल तक क्या कर रहे थे? भाई 5 साल तक आपके सांसद क्या कर रहे थे कि उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई? भाई कार्य तो करना चाहिए ना। कहाँ गायब थे आपके सांसद? जब स्टूडेंट भटक रहे थे तब कहाँ थे आपके सांसद? अभी आपकी सरकार बनी हुई है बीजेपी की, तब भी आप पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। 4 महीने हो गए आपकी सरकार बनी हुई। लेकिन उनका तो ये कहना है कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस परेशानी से दूर क्यों नहीं करती तो नजर आई? सरकार आपकी थी। अरे तो केंद्र में तो आपकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं पास किया? सांसद तो आपके थे। शायद शालिनी जी को ये नहीं पता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना होता है। राज्य सरकार ने ये कार्य नहीं किया है, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे बिल्कुल, आप सारे पूरी जनता जानती है, पूरी जनता जानती है। आज 18 प्रधानमंत्री आवास रोक के रखा, आपने जल जीवन मिशन प्रभावित करके रखा, पूरी जनता जानती है, इसीलिए आपको सत्ता से बाहर कर दिया गया है। आपको सत्ता से बाहर इसीलिए किया गया है कि जनता जानती है कि आपने पूरी योजनाओं को रोक कर रखा। ठीक है, आपके सांसद ने क्या किया 5 साल, उसको भी जनता बताएगी। हमारे सांसद क्या करेंगे जब आप क्रियान्वयन नहीं कर रहे? तो सांसद क्या कर सकते हैं? आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ की जनता बिल्कुल क्यों नहीं होगा? हमारे चिल्लाने से आप सत्ता से बाहर हुए, समस्याओं से वहाँ की जनता हमारे चिल्लाने से आप सत्ता से बाहर हुए छत्तीसगढ़ से। अरे आपके अगर नहीं चिल्लाते तो बाहर नहीं होते आप। अब वो तो कैसे बाहर हुई है वो तो आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आप तो अब पहले से पूरी जनता जानती है, तो जनता जानती है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। पहले से बोल रहे हैं, आप तो अंतर्यामी है। 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। बिल्कुल 11 सीटें जीतेंगे। जब 14 सीट में थे तब हम जीते, तो 54 में जाकर हम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, आपके पास तो मशीन का हैक जैक है ना, तो आप कैसे नहीं जीतेंगे राहुल जी? हाँ, आप लोगों को तो मशीन लगेगा, वही तो दिक्कत है। आज हम शांत रहते हैं। डबल इंजन वाली जब आप जीतते हैं तब मशीन सही होता है, जब हम जीतते हैं तो मशीन खराब होता है। सरकार है ना, जो आपकी वंदे भारत वाली ट्रेन है, उसको पहले जो पुरानी ट्रेनें हैं ना, कांग्रेस के समय से बनी आ रही, वही खींच रही है। वही आपकी डबल इंजन सरकार है। अब जो डबल बातें करते हैं ना, हमारे चिल्लाने से सही हो जाता है। झूठ को कितना भी दबा लो राहुल जी, झूठ झूठ ही रहता है। आपने सत्ता से बाहर कौन हुआ? जनता जान रही है, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। वो तो हम भी जान रहे हैं, जनता देख रही है। तो आप इतने चीख के क्यों कह रहे हैं कि हमारा झूठ एकदम सही है, हमारा झूठ एकदम सही है? आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है शालिनी जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न है, क्योंकि अगर देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें 2023 में, जिस प्रकार से राहुल जी ने भी जिक्र किया, फिलहाल दुर्ग लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें आती, जिनमें से 7 भाजपा जीती है और केवल 2 पर ही कांग्रेस से मटकर रह गई है। तो क्या लगता है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती। राहुल जी जैसे और बीजेपी के जितने प्रवक्ता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा तो पूरे कॉन्फिडेंस में है ना। भाजपा तो बोल रही है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें वो जीतने वाली है। तो कांग्रेस का भी तो कोई पक्ष होगा ना, कांग्रेस भी तो चाहती है कि जितनी सीटें जीत सके। क्या आपको आपके काम पर विश्वास नहीं है? आपको अपने प्रत्याशी पर विश्वास नहीं है? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना प्रचार कर रहे हैं, हमको अपने प्रत्याशी पे है पूरा भरोसा है। हम जनता के सामने सब कुछ लेके जा रहे हैं, उनके अधिकारों को, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो फिर 9 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सीधे 2 सीटों पर कैसे सिमट गई? कहीं ना कहीं अब आगे का देखिए ना अनुपमा जी, पिछली बातों को छोड़िए, आगे का देखिए, हमारी क्या रणनीति है, हम कैसा कार्य कर रहे हैं, उसको देखिए। आप ही करने से कुछ नहीं होता राहुल जी। अरे शालिनी जी, जवाब दीजिए, आपको अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा कि नहीं है, बताइए।
हमको भरोसा खुद के है, ऊपर हम कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहे है। हैं, हम काम हार कर रहे रहे तो हार हैं, रहे हम बता अपने दीजिए, जगह हार रहे बोल दीजिए आप। हम क्यों बोले आपके तो जैसे हम जो भविष्यवाणी आपको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस करते? ही नहीं है अनुपमा जी, इनको बिल्कुल बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपके जैसे भविष्यवाणी नहीं करती, हमारे लिए हम जनता, भविष्यवाणी नहीं, हम कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं करते, हम हमारे लिए जनता बोल दीजिए सर्वमान्य, भरोसा नहीं है। हमको चलिए आपके ठीक है, ऊपर भरोसा जनता नहीं तय है। करेगी और जनता ही ये जनता तय निर्धारित करेगी। करेगी कि आखिर वो किसे अपना दुर्ग में प्रत्याशी को जिताती है और ये हराती है। चलिए ठीक है, अब मैं राहुल जी आपसे भी मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए कांग्रेस ने साहू समाज पर या साहू प्रत्याशी पर, ताम्रध्वज साहू पर कहीं ना कहीं दाव खेलती हुई नजर आई थी और जीती भी थी। एक बार फिर से साहू समाज पर दाव खेला, यहाँ पर साहू प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है? अनुपमा जी, ये किसी प्रकार से भारी पड़ने वाला विषय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम 14 सीट में थे तब हम 9 सीटें यहाँ छत्तीसगढ़ की जीत लिए थे। पर ये भी तो देखिए ना, यहाँ पर अगर साहू समाज की बात की जाए दुर्ग लोकसभा सीट की, तो 30 से 35% साहू समाज की संख्या बिल्कुल है। बिल्कुल 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 अनुपमा जी, मैं आपको बता दूं, साहू समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं आपको बता दूं, जिस लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री और तब के तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते थे, उसी सीट से हमने करीब 4 लाख से चुनाव जीता था। और तो और भूपेश बघेल जी अपने बूथ को हार गए थे मुख्यमंत्री रहते। तो जाहिर सी बात है, अब छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता का विश्वास बढ़ा है और दुर्ग लोकसभा 4 लाख नहीं, इस बार हम 6 लाख पार जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। नागेंद्र जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, अपनी अपनी बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम दुर्ग की जनता के मिजाज को समझे तो इस बार दुर्ग की जनता क्या चाहती है? क्या राष्ट्रीय मुद्दे ही लोकसभा चुनाव में हावी होते नजर आएंगे, या फिर स्थानीय मुद्दों पर भी जनता बात करती नजर आएगी और उसी को ध्यान में रखकर, जहन में रखकर वोट करेगी? मुझे लगता है अनुपमा जी की स्थानीय मुद्दे जो है वो संसद के चुनाव में ज्यादा प्रभावी नहीं होते। राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। और रही बात जो बार बार दोहराई जा रही क्षेत्र के विकास की बात की जा रही है, तो आपको बता दूं कि पिछली बार ठीक है कि क्षेत्र से दुर्ग से सांसद जो थे विजय बघेल थे, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी भी जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग करने की मुझे लगता है विरोध प्रदर्शन करने कांग्रेस की भी थी। और कांग्रेस ने यहाँ की विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बढ़त बना के दी थी। बावजूद इसके वो इस क्षेत्र में विकास का काम नहीं कर पाए जो अपेक्षित था। तो जनता के बीच जाके जब इस तरीके की स्थानीय मुद्दों पे वो बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका असर ठीक उल्टा बिल्कुल, जब होगा। आम जनता तक प्रत्याशी पहुंचते, पार्टियों के दिग्गज नेता पहुंचते, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलता है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज हम दुर्ग लोकसभा सीट की बात कर रहे थे जहां पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अगर हम दोनों ही प्रत्याशियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रत्याशियों के द्वारा अपनी अपनी बातें कही जा रही है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक और भाजपा ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं पर कांग्रेस का भी अपना एक कहना है, अपना दावा है, लेकिन ये दावे कितने सच होते हुए साबित होते हैं, अब ये तो दुर्ग की जनता ही तय करेगी। फिलहाल के लिए सत्ता के महासंग्राम में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।